सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे तीन कंपाउंड्स के बारे में। तीन खास कंपाउंड्स जो कि हमारे चैप्टर 5 का हिस्सा हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो बारी बारी हम तीनों कंपाउंड्स को देखते हुए चलेंगे। अच्छा, तीनों में से जो कंपाउंड्स हैं इनमें से एक तो पोटेशियम क्रोमेट है K2CrO4, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 और तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4। इनको आप बारहा इस्तेमाल भी करते रहे हैं और बारहा ही आपके नॉलेज में भी रहा है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होगी और किस तरीके से मामला चलेंगे। तो इन कंपाउंड्स में सबसे पहले तो हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट है और पोटेशियम क्रोमेट के हवाले से तफसील आपके सामने पूरी लिख दी है। अच्छा, हमारे कोर्स में पोटेशियम क्रोमेट के एज सच कोई केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ इसकी प्रिपरेशन है और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात हुई थी। तो जो भी डिटेल्स हमारे कोर्स में इसके हवाले से मौजूद है वो आपके सामने फ़िलहाल मैंने बोर्ड पर लिख दी है। अच्छा, तीनों जो चीज़ें, तीनों कंपाउंड्स जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, तीनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। लेकिन एक और जो कंसर्न है सबसे बड़ा, वो कंसर्न ये है असल में कि इन तीनों के साथ जो इन तीनों की प्रिपरेशन और इन तीनों के रिएक्शंस में जो इक्वेशंस है ना, वो बड़ी टफ हैं और पेपर में, एग्जाम में अक्सर पूछी भी जाती हैं। तो आप अगर याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इक्वेशंस हैं इनकी बड़ी मुश्किल, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि प्रिपरेशन। तो पोटेशियम क्रोमेट को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप क्रोमियम ओर ले लें और क्रोमियम ओर को में पोटेशियम कार्बोनेट ऐड करके उसको फ्यूज करें। पोटेशियम कार्बोनेट को ऐड करके उसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करें। हीट करने के नतीजे में यहाँ पर Fe2O3 नाम का एक आयरन ऑक्साइड हेमाटाइट बन जाता है। इससे यानी कि आयरन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इधर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर 3 ऑक्सीजन लग गया, तो इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। और इसके बाद और जो ये क्रोमियम ऑक्साइड होता है Cr2O3, इसमें एक मजीद ऑक्सीजन ऐड होकर और ये क्या बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है ऑन द फ्यूजन। अच्छा, दूसरा तरीका ये क्या है कि आप क्रोमियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को लें और इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन वाटर, ये दोनों चीजें ऐड करके, ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउनिश सा होता है, तो इन दोनों चीजों को ऐड करके आप अगेन इसको हीट करें। हीट करने के नतीजे में क्या होगा, हीट करने के नतीजे में एक तो आपके पास वाटर लिबरेट होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि पोटेशियम जो है वो इसके मुकाबले में पोटेशियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है और पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्रोमियम। तो पोटेशियम एक तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाकर KBr बनाएगा और फिर कुछ पोटेशियम के एटम्स जो है वो क्रोमियम के साथ मिलकर K2CrO4 भी फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की जाए तो पोटेशियम क्रोमेट जो होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, येलोइश कलर का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। बाय नेचर इसके जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को इंडिकेट करती है। उसके अलावा इसके अलावा बेटा इसके अगर कलर की बात की जाए क्रोमेट आयन की, तो वैसे तो क्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो लेमन येलो होता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत भी एसिड ऐड कर दिया जाए तो एसिड ऐड होने की वजह से इस क्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो लेमन येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली क्रोमेट आयन का कलर चेंज नहीं होता, क्रोमेट आयन इटसेल्फ चेंज हो जाता है, यानी कि क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट आयन बन जाता है। बेसिकली इस वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि क्रोमेट आयन का कलर लेमन येलो होता है और डाइक्रोमेट आयन का कलर रेड होता है। स्टूडेंट्स, आप इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और अब दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपने दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं जो इस चैप्टर का हमारे पास है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इससे पहले हमने पोटेशियम क्रोमेट पढ़ा है और अब पोटेशियम डाइक्रोमेट देख रहे हैं।
तो पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो पहला फ़र्क तो फार्मूला का है, दूसरा दोनों के जो आयन है, एक का आयन Cr2O7 है और एक के आयन CrO4 है, तो इन दोनों का भी फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं कि अब हमने किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास हम पिछला जो हमने कंपाउंड पढ़ा पोटेशियम क्रोमेट, हम पोटेशियम क्रोमेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। तो ऑन द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास रिएक्शन शुरू हो जाता है और पोटेशियम क्रोमेट जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होने लगता है, साथ ही साथ पोटेशियम सल्फेट और वाटर भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। हम ये करते हैं कि जब हम पोटेशियम क्रोमेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं, तो चूंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, मतलब वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता, यानी कि इसकी सोल्यूबिलिटी एज कम्पेयर टू पोटेशियम क्रोमेट की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है और पोटेशियम डाइक्रोमेट की वाटर में सोल्यूबिलिटी कम होती है। तो जब हम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, ऐसा वाटर जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले से ही बना हुआ है पोटेशियम क्रोमेट का, तो जब हम उसमें वो ऐड करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता जाता है वैसे वैसे वो वाटर में से क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाता है, यानी कि सोल्यूबिलिटी जो है उसकी वो खत्म होने लगती है, यानी कि सोल्यूबल नहीं होता, वो इनसोल्यूबल होता है। तो वो ऐसे ऐसे बाहर आने लगता है सॉल्यूशन से। फिर हम ये करते हैं कि उसको फिल्टर करके एवापोरेट कर लेते हैं, तो हमें सॉलिड क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के। इसके अलावा एक तरीका ये है कि अगर हम सोडियम क्रोमेट को का रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड से करवा दें तो उसके नतीजे में भी हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट तैयार हो जाता है। यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट होती है, सोडियम इज मच मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स क्लोरीन देन इट डिस्प्लेसेस पोटेशियम फ्रॉम हियर। यहाँ से सोडियम आकर पोटेशियम को उसकी जगह से रिप्लेस करता है और खुद उसकी जगह लगकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। अब अल्टीमेटली पोटेशियम जो कि क्लोरीन के पास से निकल गया है, जिसके पास बॉन्ड डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई क्योंकि क्लोरीन का पीछा जब उसने छोड़ा तो अब उसको बॉन्ड की ज़रूरत है, तो यहाँ से ये क्रोमेट आयन का इसको सहारा मिलता है। तो पोटेशियम क्या करता है, क्रोमेट के साथ बॉन्ड बना के पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेता है। अगेन रेड कलर का सॉलिड हमारे पास सामने हमारे आ जाता है। अच्छा, इसमें जो इसके रिएक्शंस की अगर बात करें तो इसके रिएक्शंस भी बड़े पेचीदा रिएक्शंस हैं। याद रहे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम क्रोमेट जो है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो पहले इसका अगर मैं स्ट्रक्चर यहीं कहीं ड्रॉ करके आपको बता दूं, बेसिकली क्रोमेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें देखो सारे ऑक्सीजन के बॉन्ड डबल हैं सिवाय इन दो के, तो एक पर -1 इधर चार्ज आ जाएगा, एक पे -1 इधर चार्ज आ जाएगा, तो ओवरऑल जो क्रोमेट में चार्ज होता है वो -2 होता है। और यहाँ पर K2 है तो ये K2Cr2O7 ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो अब इसकी रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में K2Cr2O7 के सॉल्यूशन में हम ऐड कर दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास नतीजे में भी सॉल्यूशन जो बनता है वो पोटेशियम क्रोमेट का बनता है। बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन विद अल्कली। अच्छा, अल्कली का मतलब है कोई बेस, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अगर मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, इस डाइक्रोमेट के आयन को वापस से ये किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्रोमेट के आयन में। तो यानी कि इसका जो रेड कलर था वो दोबारा से येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अगर हम किसी पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठंडा सॉल्यूशन, और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होने से क्या होता है, ये जो KHSO4 है ये बनता है और साथ में ये कंपाउंड बनता है, इसे कहते हैं हम क्रोमियम ऑक्साइड। और ये रेड कलर का, डार्क रेड कलर का कंपाउंड होता है, सॉलिड फॉर्म में ये आ जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड इस कंपाउंड का नाम है। ये डार्क रेड कलर का कंपाउंड हमारे सामने आ जाता है इसके नतीजे में, रिएक्शन के नतीजे में। ठीक, इसके बाद जो ये आपके पास तीसरा जो रिएक्शन नज़र आ रहा है, ये बात तो हम खैर मैं 2-3 बार भी रिपीट कर चुका हूँ ऑलरेडी
कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पोटेशियम, ये दोनों जो रिएक्शन है या ये ऑक्सीडेशन को रिलेट करते हुए ज़रा सा देखिएगा कि जब हम फेरस सल्फेट, जिसमें फेरस के ऊपर चार्ज है +2, उसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट से। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन हम एसिडिफाइड मीडियम में करवाते हैं ना, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं, क्योंकि एसिड की से सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं, या ये कह लें कि सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऐड करते हैं, तो उसके नतीजे में बेसिकली यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। वही नेसेंट ऑक्सीजन देन इन सबसे बाकी फर्दर जो रिएक्शन कैरी करवाती है वो नेसेंट ऑक्सीजन कैरी करवाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये +2 था फेरस, जैसे ही इसका रिएक्शन हुआ तो अब देखिए यहाँ पर बना Fe2SO4 थ्राइस, K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस +7 वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फेरस के ऊपर चार्ज था +2, सल्फेट पर -2, तो -2 को बराबर करने के लिए फेरस कितना था? +2 था। अब यहाँ पर जो है ये देखिएगा 3 सल्फेट के ऊपर चार्ज है -6, ठीक है, 3 सल्फेट के ऊपर चार्ज है -6 और 2 आयरन के ऊपर चार्ज भी टोटल +6 होना चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पे Fe2SO4 थ्राइस है ना, तो इसको अगर इस नज़र से जरा देखा जाए तो 3SO4 का टोटल जो चार्ज, एक पर -2 होता है तो 3 पर -6 हो जाएगा। बराबर करने के लिए पॉजिटिव भी कितना होना चाहिए? आपके पास 6 होना चाहिए, लेकिन एक आयरन, यहाँ पर तो 2 आयरन है तो एक आयरन पर टोटल कितना हो जाएगा? +3, तभी तो +3 मिलकर कितना बन जाएगा? ओवरऑल ये 6 बन जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अगला जो फॉर्मूला, अगला जो रिएक्शन है इसको देखो, पोटेशियम आयोडाइड है हमारे पास। पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट से करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सेम पिछले रिएक्शन की तरह कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड पहले रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, देन वो नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर आगे का रिएक्शन कैरी करवाती है। तो ये हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन हुआ, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास वही पोटेशियम सल्फेट बना, Cr2SO4 थ्राइस, आयोडीन लिबरेट हो गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आयोडीन का चार्ज क्या था? बेसिकली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ना। तो इधर Fe+3 था, +3 से Fe क्या हो गया था? Fe+3 से +2 से +3 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ देखो आयोडीन क्या है? आयोडीन यहाँ पर है -1, तो ये -1 से क्या हो गया? आयोडीन यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। तो जब आयोडीन यहाँ न्यूट्रल हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर अगेन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, -1 से क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो गई। अब आ जाओ लास्ट में, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन अगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनती है। ये जो गैस है, इस गैस का नाम है, ये गैस, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड गैस। गैस है क्रोमाइल क्लोराइड गैस, और ये रिएक्शन जो है वो हम अपने सॉल्ट एनालिसिस में भी करवा रहे होते हैं। क्लोरीन आयन को डिटेक्ट करने के लिए ये रिएक्शन अमूमी तौर पे हम करवाते हैं। जो हम सॉल्ट एनालिसिस हमारे सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स का हिस्सा है, उसमें ये गैस बनती है, इसे कहा जाता है, जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में इसका नाम दिया गया, इसको कहा गया क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो वो बेसिकली ये गैस बनती है CrO2Cl2। ये गैस का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है और बहुत ही पंजेंट सी स्मेल होती है, जिसकी वजह से इसको इसका नाम क्रोमाइल क्लोराइड गैस है और इसके टेस्ट को क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहा जाता है। इसको बगौर देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं और अपने तीसरे कंपाउंड की तरफ देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की तरफ। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, तो हम अपने तीसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तीसरा कंपाउंड जो हमारे पास इस सीक्वेंस में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चैप्टर 5 में, वो पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 इसका फॉर्मूला है। और ये भी पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह बहुत ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं इसके हवाले से चीज़ें, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दी हैं, तो हम देखते हैं बारी बारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर करने के लिए हम मैंगनीज ऑक्साइड लेते हैं, ब्लैक कलर का पाउडर होता है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड। इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बेस डालते हैं और उसको फ्यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फ्यूज करने का मतलब क्या है? मतलब इसको हीट किया जाता है एक ऐसी स्टेज तक जब तक ये मेल्ट होने की स्टेज पर ना आ जाने की, मेल्टिंग की स्टेज तक इनको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये कंपाउंड प्रोड्यूस होता है K2MnO4 और साथ में वाटर। अच्छा,
ये जो K2MnO4 कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम मैंगनीट। ये है पोटेशियम मैंगनीट, ठीक है। और इसका कलर होता है डार्क ग्रीन कलर होता है इसका पोटेशियम मैंगनीट का। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पोटेशियम पर मैंगनीट, तो हमें तो पोटेशियम पर मैंगनीट चाहिए, तो बना के पोटेशियम मैंगनीट। तो अब क्या किया जाएगा, फिर इस पोटेशियम मैंगनीट को जो ये बन गया है, इसको पहले वाटर से ट्रीट किया करेंगे। वाटर से ट्रीट करने के बाद इसका रिएक्शन क्या लेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा विद क्लोरीन। तो क्लोरीन जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या होगा, क्लोरीन बेसिकली जो यहाँ से लिमिटेड और कैलकुलेटेड अमाउंट में क्लोरीन ऐड करेंगे इसके अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर। तो बेसिकली क्लोरीन के साथ हेलोजेंस के साथ अल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो पोटेशियम इज अ अल्कली मेटल, तो पोटेशियम क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके KCl बना लेगा। लेकिन याद रहे कि बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में इसके साथ क्लोरीन ऐड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जितना दिल चाहा आपने क्लोरीन ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत एक्सेसिव अमाउंट में क्लोरीन ऐड करने से भी नुकसान हो सकता है। ये दोनों ही पोटेशियम यहाँ से निकल सकते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई कंडीशन आए, इसलिए बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में हम क्लोरीन को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। एक तरीका ये कि वाटर के साथ ऑक्सीजन को पास कर दिया जाए, ऑक्सीजन में की सूरत में वाटर के में मिलाकर इसको हीट कर दिया जाए, उससे भी KMnO4 बन जाता है, रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन हो जाती है मजीद इसकी, अब देख लेते हैं मजीद रिएक्शंस की अगर बात की जाए कि इसके और रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो KMnO4 के रिएक्शंस हमारे सामने है, प्रिपरेशन हमने देख ली। अब हम इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो KMnO4 जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन तो ये कि अगर हम सॉलिड KMnO4 ले लें, जो कि पिंकिश पर्पल कलर का होता है, ठीक है, बहुत डार्क पिंक, डीप पिंक कलर होता है इसका, इतना ज्यादा पिंक होता है कि समझ लें पर्पल के करीब करीब नजर आता है ये, ठीक है, तकरीबन पर्पल ही कह लें आप इसको। तो KMnO4 को अगर हम सॉलिड KMnO4 को लेकर हीट करते हैं तो वो सॉलिड KMnO4 पोटेशियम मैंगनीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पोटेशियम पर मैंगनीट जो है वो पोटेशियम मैंगनीट में कन्वर्ट हो जाएगा। डीप ग्रीन कलर इसका आ जाता है, डार्क ग्रीन कलर, और साथ में मैंगनीज ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद कुछ अगर प्रॉपर्टीज की बात करें जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो मैं यहाँ नीचे की तरफ मेंशन कर देता हूँ कि पोटेशियम पर मैंगनीट जो होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। पोटेशियम पर मैंगनीट जो है वो हाईली वाटर सोल्यूबल होता है। और देख लेते हैं, पोटेशियम पर मैंगनीट हाईली वाटर सोल्यूबल होता है, चीज तो ये हो गई। और क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, इसका जो कलर होता है वो बहुत ही ज्यादा डीप पिंक कलर होता है, बहुत ज्यादा पिंक, यानी बहुत डार्क पिंक, इतना ज्यादा डार्क के तकरीबन पर्पल नजर आता है ये। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर इसके रिएक्शंस की मजीद कुछ बात करें तो पोटेशियम पर मैंगनीट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो किसी खास मीडियम में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और किसी खास मीडियम में बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते। इसी तरीके से पोटेशियम पर मैंगनीट भी जो है वो एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा बिहेव करता है, एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है, और बेसिक मीडियम में थोड़ी सी इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, न्यूट्रल में कम हो जाती है। देख लेते हैं, इन एसिडिक सोल्यूशन पर मैंगनीट आयन एक्सेप्ट्स 5 इलेक्ट्रॉन। एसिडिक सोल्यूशन में पर मैंगनीट आयन 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में पर मैंगनीट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके हवाले से मैंने एक इक्वेशन लिख दी है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई एसिडिक मीडियम होगा तो MnO4 जो है पर मैंगनीट आयन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा शो कर रहा है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन, यानी किसी सब्सटेंस पे से 5 इलेक्ट्रॉन्स को ये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना, और तभी ये गेन करके खुद रिड्यूस हो रहा है। तो Mn एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है Mn+2। अच्छा, यही सब्सटेंस MnO4 नेगेटिव अगर ये बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके MnO2 बना लेता है, यानी ब्लैक कलर का पाउडर होता है MnO2 और ब्लैकिश कलर का पाउडर ये बन जाता है, और अल्टीमेटली OH नेगेटिव आयन हमें मिलता है। तो बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ये, और एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है या 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि किसी सब्सटेंस में से 5 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन करवा देना या किसी सब्सटेंस में से 3 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन करवा देना।
तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ये एक अच्छी खासी क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये कुछ रिएक्शंस के हवाले से इसकी बात थी। मजीद इसके रिएक्शंस को अभी हम देखेंगे। एक मरतबा हम पूरे बोर्ड का व्यू ले लें। बोर्ड का व्यू आपको पूरा ही आ रहा है बल्कि। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। तो इसको आप नोट कर लें पहले सही से, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम रिएक्शंस देख रहे थे KMnO4 के, और हमने KMnO4 की प्रिपरेशन और KMnO4 के कुछ रिएक्शंस के बारे में पिछले टाइम में पढ़ा है अभी। तो अब हम आगे इसको मजीद देख लेते हैं कि इसके कुछ रिएक्शंस की अगर बात करें। अच्छा, ये 2 तरह के रिएक्शंस मैंने इसके लिखे हुए हैं। ये जो ऊपर की आपको 5 इक्वेशंस नजर आ रही हैं, ये रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में, मैं सारे मेंशन कर देता हूँ। ये जो 5 इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं, ये एसिडिक मीडियम में है, और ये वाली इक्वेशन बेसिक में, ये न्यूट्रल में। तो खैर ये लिखा हुआ है, ये 5 इक्वेशंस एसिडिक की थी। तो इन 5 इक्वेशन में ये लिखा हुआ है कि अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ KMnO4 जब रिएक्ट कर रहा है तो उनको ऑक्सीडाइज कर रहा है। Fe+2 यानी कि फेरस सल्फेट सॉल्ट लिया होगा, नाइट्राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड, इन 5 सब्सटेंसेस की एग्जांपल ली है। और इन सबका रिएक्शन मैंने मैंगनीज ऑक्साइड के साथ कराया है। तो आप देख सकते हैं कि इधर Fe+2 है, इस तरफ आके +3 हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका +2 से +3 होना ऑक्सीडेशन की इंडिकेशन है। इधर भी देखो, दूसरी वाली इक्वेशन में ये जो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें नाइट्राइट में 2 ऑक्सीजन एटम्स नजर आ रहे हैं, और नाइट्रेट में मुझे 3 ऑक्सीजन एटम्स नजर आ रहे हैं। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तीसरी इक्वेशन में देखो, ये है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड जो कन्वर्ट हो रहा है ना, वो ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका यहाँ पे चार्ज को जरा फाइंड करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट मामला हो सकता है, लेकिन इसको देख लेते हैं किस तरीके से। अगर मिसाल के तौर पे मैं चार्ज बैलेंसिंग इसकी करने की कोशिश करूँ, आप इसकी ऑक्सीडेशन किस तरीके से हो रही है, मैं बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसीज बहुत सारी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सर ये कहते हैं कि हाइड्रोजन लूज हो रहा है, बेटा देखो इधर हाइड्रोजन है इधर नहीं है, तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो C2O4 4 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन रह गए, 2 ऑक्सीजन रह गए। तो ये भी एक मसला ऐसा कि ऑक्सीजन भी तो लूज हो रहा है, ऑक्सीजन का लूज होना रिडक्शन है। तो यानी कि ऐसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में देखा जाए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। हमें तो कोई फैसला करना होगा कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो इसको हम चार्ज बैलेंसिंग के हिसाब से देख लेते हैं। H2C2O4, इसको हम इस हिसाब से देख लेते हैं तो हम जरा बेहतर अंदाज में समझ लेंगे। तो खैर H2C2O4, इधर अगर चार्ज की बात करें तो ऑक्सीजन के एक एटम पे -2 होता है, हाइड्रोजन के एक एटम पे +1 होता है। तो 2 एटम का +1 होकर कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ओवरऑल ये 0 होगा क्योंकि पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। कार्बन का मुझे अभी समझ लो मालूम करना है, तो 2C रहने देता हूँ, और प्लस एक ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ कितने हैं 4, तो ये हो गया +2 2C और 4 2 8, माइनस का 8 सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2C, और इसको सॉल्व करा 2 - 8 तो -6 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 आ रहा है। मजीद आगे देखते हैं। अब देखो, अगर इस 6 को उधर भेजूंगा तो ये 2C इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और C इज इक्वल टू 2 को उधर भेज के डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, +3। यानी यहाँ पर कार्बन पे क्या चार्ज है, +3 चार्ज है। अब जरा कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एक एटम पर चार्ज है -2, 2 एटम्स पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन पे कितना चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है प्लस का 4 चार्ज आ रहा है। तो यहाँ देखो +3 से क्या चार्ज बन रहा है, +4 बन रहा है ना। तो गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चार्ज के हिसाब से फैसला करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन है इस वाली इक्वेशन में। कैसे, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है कार्बन के साथ ना, तो हम ये कह सकते हैं कि चले ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन एक और मसला क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं कार्बन के साथ। तो 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब कार्बन की तादाद भी तो बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब उसे भी बराबर करना है।
तो ऑक्सीजन की तादाद को भी बराबर करना है। तो ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, यानी कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो दोनों चीजें नजर आ रही हैं, ऑक्सीडेशन भी नजर आ रही है, रिडक्शन भी नजर आ रही है। तो इसलिए हमने चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से इसको देखा, तो हमें अंदाजा हुआ कि नहीं यार यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि कार्बन +3 से क्या बन रहा है, +4 बन रहा है। अगली इक्वेशन देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड के पास तो सिंपली हाइड्रोजन लूज हो रही है, सिर्फ ऑक्सीजन रह गई है, ठीक है। अगली इक्वेशन में देखो पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन के ऊपर क्या चार्ज है, -1, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आयोडीन के ऊपर चार्ज क्या है, 0, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर -1 से क्या हो गया, 0 हो गया। जरूरी नहीं है कि वैल्यू प्लस में बढ़े, प्लस माइनस में भी वैल्यू बढ़ सकती है, तो -1 से 0 होना भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसलिए आयोडीन की भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, अगली इक्वेशन में अगर देखें KMnO4 और बेसिक मीडियम, तो इसमें क्या हो रहा है, KMnO4 वाटर से इन द बेसिक मीडियम रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर भी देखो ये जो है पोटेशियम आयोडाइड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेशियम आयोडेट में। पोटेशियम आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम आयोडेट में। अब देखो इस कंपाउंड को देखो, सिंपली सिर्फ इस कंपाउंड को, इसमें ऑक्सीजन नजर आ रहा है रिएक्टेंट साइड पे, नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा। तो अगर रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट साइड पर आ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन गेन हुआ, तो जब ऑक्सीजन गेन हुआ तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा, आखिरी इक्वेशन देख लीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें भी न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन बच रही है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो वाटर था, हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन रिमूव हो गई यहाँ पर ना, इस वाले इक्वेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो गए, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये रिएक्शंस का कंटिन्यू पार्ट था KMnO4 का, इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। मजीद आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।